हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे जैसे हम बोलते हैं अपनी हर वीडियो में। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अभी वो रहेगा पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि पर्सनालिटी होती क्या है। ठीक है, तो देखिए पर्सनालिटी सिर्फ हम एक जो आउटर लुक है उसको नहीं बोलते हैं। प्राचीन टाइम में, एंसेंट टाइम में ऐसा बोला जाता था कि बाहरी जैसा इंसान दिखता है तो उसको देख के हम मान लेते थे कि हाँ ये इसकी पर्सनैलिटी है। कि ना हम मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न लाइफ में हम जी रहे हैं तो अब थॉट को, इमोशंस को, बिहेवियर को, ट्रेड्स जो हमारी क्वालिटीज़ हैं उन सब का मिक्सर जो होता है वही होता है पर्सनैलिटी। ठीक है, तो देखिए मीनिंग जानते हैं पर्सनैलिटी का कि मीनिंग क्या होता है। तो देखिए अभी पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी इज़ द टोटल पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट मेक हिम हर यूनिक। कि व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार का एक समग्र संगठन होता है, एक पैटर्न होता है जो कि उसे दूसरे इंसानों से अलग बनाता है। देखिए हर इंसान अपने आप में अलग होता है। वो क्यों है? ये चेंजेस जो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं इनकी वजह से ही हर इंसान अपने आप में अलग होता है, दूसरों से यूनिक होता है। तो देखिए इजी फॉर्मूला क्या है इसको याद रखने का कि पर्सनैलिटी क्या होता है। तो पर्सनैलिटी इज इक्वल टू थिंकिंग प्लस फीलिंग प्लस बिहेवियर। कि जब हम बात करते हैं थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर, तीनों चीज़ जब इकट्ठी हो जाती हैं तभी क्या बनती है? हमारी पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है, आगे देखिए भी पढ़ते हैं एक डेफिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अल्पोर्ट के अनुसार। तो अल्पोर्ट ने क्या कहा है कि पर्सनैलिटी इज़ द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइंस हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मनोदैहिक प्रणालियों का एक गतिशील संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके विशिष्ट समायोजन को क्या करता है? निर्धारित करता है। देखिए अल्पोर्ट जो हैं इन्हें नहीं अच्छे से समझाया था व्यक्तित्व के बारे में। इसके अलावा जो व्यक्तित्व जो शब्द है, जो वर्ड है पर्सनैलिटी, वो लेटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। उस पर्सोना शब्द का क्या अर्थ होता है? नकली चेहरा, नकाब या फिर मुखौटा भी हम इसे कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए बहुत सारे विद्वान हुए या हम कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दिए। बहुत सारे डेफिनेशन है लाइक वैलेंटाइन ने दी है, वुडवर्थ ने दी है, गिलफर्ड ने, मन ने, वोट्स ने, तो बहुत सारों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मानी जाती है वो अल्पोर्ट की मानी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस किया आप सभी के साथ। देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है पर्सनैलिटी की। तो देखिए यूनिक होती है, अद्वितीय मतलब कि सब में अलग होती है। हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो अलग अलग होता है। पर्सनैलिटी सबकी डिफर करती है, वेरी करती है। सेकंड है डायनामिक, गतिशील होती है, भी चेंज होता रहता है समय के साथ और अनुभव के साथ साथ विकसित होती है हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व। थर्ड है ऑर्गेनाइज, संगठित रहती है, भी विचार, भावना और व्यवहार आपस में यहाँ पे जुड़े रहते हैं। और फोर्थ है इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एनवायरनमेंट, भी दोनों का ही यहाँ पे प्रभाव पड़ता है हमारे व्यक्तित्व पे, किस किस का? अनुवांशिकता का और वातावरण का, दोनों का ही यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। वही बात होगी कि क्या होती है पर्सनैलिटी। डेफिनेशन हमने देख ली, इसकी मेन क्वालिटीज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया। बात आते हैं मेजर अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी कि मेजर अप्रोच कौन कौन सी है पर्सनैलिटी की। तो देखिए सबसे पहली हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप अप्रोच। देखिए प्रकार उपागम कौन कौन से हैं, तो भाई बहुत सारे व्यक्तियों ने इसको अलग अलग प्रकारों में बांटा है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिपोक्रेट्स का वर्गीकरण। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे पहला जो वर्गीकरण था वो हिपोक्रेट्स का ही था। ठीक है, तो ये एक ग्रीक चिकित्सा शास्त्री थे हिपोक्रेट्स, जिन्होंने 400 ईसा पूर्व में ही इसका वर्गीकरण कर दिया था भी पर्सनैलिटी का। और कौन सी अपनी इनकी एक बुक थी भी, बुक का नेम क्या था? नेचर ऑफ मैन। नेचर ऑफ मैन बुक में ही इन्होंने क्या किया था? अपने इस पर्सनैलिटी वर्ड का पूरा इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया था। और इन्हें टोटल यहाँ पे 4 टाइप बताए हैं भी। तो देखिए फर्स्ट जो है वो है संगविन, मतलब कि जो उत्साही लोग जो होते हैं वो सारे इसमें आएंगे। सेकंड है क्लारिक, मतलब कि क्रोधी, जो गुस्से वाले जो लोग हैं वो इसमें आएंगे। और मेलनकॉलिक, मतलब उदास और चिंतित जो लोग हैं वो मेलनकॉलिक रहेंगे। और फोर्थ है फ्लेगमेटिक, जो शांत लोग हैं वो इसमें रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने, या इंग्लिश टर्म में, हिंदी टर्म में हम बात करूँ तो देखिए ये जो है संग्वाइन है, तो ये है रक्त प्रधान। इन्होंने काला पित्त, लाल पित्त, पीला पित्त ये सब नाम दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको वर्गीकृत किया है। तो जो
सैंग्वाइन है वो रहेंगे भी रक्त प्रदान वाले ये व्यक्ति रहेंगे। फिर जो क्लोरिक है वो है पीला पित्त वाले, जो क्लोरिक वाले हैं ये पीला पित्त वाले इंसान, ठीक है। फिर है मेलनकोलिक, मेलन जो हमेशा उदास रहते हैं तो ये है भी काला पित्त वाले, ठीक है, काला पित्त वाले। फिर है फ्लेगमेटिक, जो इंसान शांत रहते हैं इनको कहते हैं कफ प्रधान, ठीक है। ऐसे इंसान क्या होते हैं भी कफ प्रधान। तो ये 4 टर्म है हिंदी में, इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया अभी। तो एक क्वालिटी है जो लोग उत्साही है, मतलब वो आशावादी है, खुश मिजाज है, प्रसन्नचित रहते हैं ऐसे इंसान। और जो क्रोधी जो लोग होते हैं, क्रोधी मतलब गुस्से चिड़चिड़ापन रहता है इन सब में। फिर है उदास और चिंतित जो लोग रहते हैं वो हताश निराश उदास हमेशा ऐसे ही रहते हैं। जो शांत है वो क्या है निष्क्रिय रहेंगे, भाव शून्य रहेंगे, जो कुछ होता रहे इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर देखिए भी आगे है भी जोंग का, कोल जोंग का यदि हम बात करें इनके वर्गीकरण की तो इन्होंने 3 टाइप बताए हैं भी हमारे पर्सनैलिटी के। सबसे फर्स्ट है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी जो इंसान होते हैं, जिसे शांत रहते हैं, अपने अपने विचारों में रहने वाला, अपने आप से बातें करते हैं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते। कहते हैं ना कि ये इंसान तो सुन है, इसको कुछ कहो ये तो कुछ बातें नहीं करेगा ना। सेकेंड है एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, मिलनसार और सामाजिक भी, सबसे बोल के चलना, सबसे सामाजिक रहेंगे, सबसे घुल मिल जाएंगे, ऐसे होते हैं बहुमुखी इंसान। फिर भी एम्बिवर्ट, उभयमुखी, दोनों ही गुण पाए जाते हैं जिस इंसान में, बहुमुखी भी है और अंतर्मुखी भी, तो उसको क्या कहेंगे उभयमुखी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भी ट्रेट अप्रोच है, यहाँ पे इस दृष्टिकोण व्यक्तित्व विभिन्न गुणों से बना होता है। जैसे कि यहाँ पे अल्पोर्ट क्या है यहाँ पे वर्गीकरण, तो इन्होंने भी 3 टाइप बताए हैं, ठीक है। तो देखिए 3 टाइप कौन कौन से, सोचते फर्स्ट है भी कार्डिनल। देखिए इससे पहले इन्होंने 2 भागों में बांटा है पर्सनैलिटी को। फर्स्ट था यहाँ पे हमारा सिंपल, मतलब सामान्य ट्रेट हम कहें तो सामान्य ट्रेट यदि हम बात करें कि शीलगुण, शीलगुण का मतलब क्या है, ट्रेट का मतलब क्या होता है गुण जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सबसे फर्स्ट तो बांटा सामान्य, मतलब कि हम कह सकते हैं कि सिंपल ट्रेट में बांटा। फिर सेकेंड उन्होंने बांटा भी व्यक्तित्व पर्सनल ट्रेट में, ठीक है। तो जो पर्सनल वाला है, पर्सनल वाले को इन्होंने 3 भागों में बांटा भाई। फर्स्ट है इसमें कार्डिनल, जो कार्डिनल गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एक ऐसा गुण जो इंसान छुपाना भी चाहे तो वो ना छुपा सके। जैसे कि महात्मा गांधी थे तो वो अपने सत्य और अहिंसा के लिए जाने जाते थे ना, तो उनमें ये प्रधान गुण था, ये उनका उनमें कार्डिनल ट्रेट थी ये वाली, ठीक है। सेकेंड है सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट की जब बात करें तो ये शीलगुण ऐसे होते हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी की हम कह सकते हैं कि ये ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं हमारे व्यक्तित्व की, ये निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे कि सामाजिकता होगी, ठीक है, सोशल एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो सारे जो ये गुण होते हैं ना वो सारे हमारे सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं और इनको ब्रिक्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कहा जाता है। फिर भी सेकेंडरी ट्रेट्स, ये होते हैं भी, ये थोड़े से कम महत्वपूर्ण होते हैं, लाइक उठना बैठना, हमारा पहनावा, ठीक है, हेयर स्टाइल हमारा, तो ये सारा हमारा इसमें आ जाएगा सेकेंडरी ट्रेट्स में। अगर देखिए भी फिर है बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, इसको हम भी ओशन इसको एब्रीवेट किया गया है। तो यहाँ पे ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब है भी ओपननेस, कि नए अनुभवों के लिए खुलापन, कि हमने कुछ सीखा तो हम बिल्कुल मतलब रेडी हैं कि हाँ हम सीख जाएंगे, हम सीखना चाहते हैं, कोई भी नई चीज़ आएगी तो हम सीखेंगे या सीखने के लिए तैयार रहेंगे, तो वो होते हैं ओपननेस। फिर अभी सी से है कॉन्साइंसनेस, जिम्मेदारी या सजगता, कर्तव्यनिष्ठा, कितने कर्तव्यनिष्ठ हो आप अपने काम को लेके, ठीक है। फिर E4 है यहाँ पे एक्स्ट्रावर्जन, बहिमुखता, वही कि इंसान बहिमुख है, सबके साथ मिलनसार है, सामाजिक इंसान है। फिर ऐसे है भी एग्रीएबलनेस, सहयोगशीलता, कि कितना आप एग्री करते हो और लोगों के साथ, कितना आप सहयोग करते हो। फिर है एंड फिर न्यूरोटिज्म, भावनात्मक अस्थिरता, कि क्या आप में भावनात्मक अस्थिरता या फिर आप स्थिर हो। तो यहाँ पे ये वाला भी डिस्ट्रीब्यूशन है एक पर्सनैलिटी का। फिर अभी 6 टाइप्स है यहाँ पे पर्सनैलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है साइकोडायनामिक अप्रोच। तो देखिए मनोगतीय उपागम इसको कहेंगे। जिसमें फ्राइड ने व्यक्तित्व को भी 3 भागों में बांटा। फर्स्ट है इड क्या होता है, इड है प्लेजर प्रिंसिपल पे ये काम करता है, सुखवादी सिद्धांत है। जन्मजात इच्छाएं, मतलब जो हमें चाहिए तो हमें अभी चाहिए, सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं ऐसे इंसान प्लेजर प्रिंसिपल पे ही जीते हैं। सेकेंड है भी ईगो देखिए क्या है भी, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे जीते हैं, वास्तविकता सिद्धांत की वास्तव में क्या है। और इड और सुपर ईगो के बीच में जो बैलेंस करता है तो वो भी ईगो ही होता है बैलेंस करने वाला। फिर अभी सुपर ईगो, परा अहम,
प्राहम क्या है भी, मोरल प्रिंसिपल, नैतिक सिद्धांत पे ये काम करता है। और सही और गलत का ज्ञान यहाँ पे होता है कि हाँ मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो गलत है। तो वही सही गलत का जो ज्ञान है वो सुपर ईगो वाले इंसान को होता है। फिर देखिए भी 7वां नंबर है यहाँ पे बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारवादी उपागम। तो देखिए इस तरह वाले दृष्टिकोण के अनुसार जो व्यक्तित्व है वो लर्निंग और एनवायरनमेंट से विकसित होता है, भी दोनों से ही। ठीक है, जो व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी है हमारा वो सीखने और पर्यावरण के प्रभाव से क्या होता है, विकसित होता है। तो ऐसे मानने वाले बिहेवियरल जो अप्रोच वाले मनोवैज्ञानिक थे वो थे BF स्किनर और अल्बर्ट बांडोरा। ये दोनों ही बिहेवियरिस्ट कहे जाते हैं। तो देखिए बांडोरा ने इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति दूसरों को देखकर सीखता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे इन्होंने फोकस किया है। इनका सिद्धांत भी है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। तो इनका मेन पॉइंट ही यही था कि जो इंसान जो होता है वो दूसरों को देखकर ही सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो देखिए ह्यूमनिस्टिक मानवतावादी उपागम क्या है, इसमें है ये दिया अभी कोल रोजर ने। तो कोल रोजर ने 3 कंसेप्ट पे बात की है अभी, सेल्फ के खुद को जानना, आइडल सेल्फ अपने आप को आदर्श बनाना, अपने आप को आइडल बनाना, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन खुद को जानना कि हम क्या हैं, खुद को पहचान करना, खुद की पहचान करना, ये सब अब्राहम मास्लो ने समझाया है। फिर देखिए व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करना चाहता है, इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है कि हम कितने कैपेबल हो जाएं कि हम सारे काम अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम कर सके, यही क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ठीक है, आगे देखिए भी यहाँ पे है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसमें देखिए भी सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट बने अभी, कुछ टेस्ट जो थे वो भी वस्तुनिष्ठ थे। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे व्यक्तिनिष्ठ थे। तो सबसे पहले भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट की हम बात करते हैं तो भी बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे MMPI हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसके अलावा 16 PF टेस्ट हो गया, NEO पर्सनैलिटी इन्वेंट्री हो गया। तो फिर उसके बाद भी हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टिव टेस्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं भी, जैसे हम फिजिकल टेस्ट लेते हैं इंसान का, उसकी जांच करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी मैं आपको और बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है MMPI। तो MMPI क्या है भी, मिनेसोटा मल्टी फिजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। तो ये एक ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट होता है भी, जिसमें कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी ट्रेड्स को और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, उसको असेस किया जाता है। ठीक है, इसका मेन ये क्या मेज़र करता है, ये हमारे पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, ये इसमें सारे MCQs होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिनके थ्रू हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं इंसान की पर्सनैलिटी को। नेक्स्ट देखिए भी नेक्स्ट है 16 PF। तो 16 PF जो स्केल है भी वो ये 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चन एरा होती है, और इसका जो विकास इसको डेवलप जो किया है वो रायमंड B कैटल ने किया है। इसमें 16 प्रमुख गुण फैक्टर्स को मापन किया जाता है। 16 PF इसको इसलिए कहा जाता है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स को ये मेज़र करता है और इसीलिए इसको 16 पर्सनैलिटी फैक्टर कहा जाता है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट भी नियो पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स। इसको ओशन के नाम से, इसके हमने ऊपर बात की थी ना अभी, तो वही है ये वाला। ठीक है, नियो। तो देखिए ओपननेस, सबसे पहले O फॉर ओपननेस भी, अनुभव के लिए खुलापन रहेगा। CIB कॉन्साइंसनेस मतलब कर्तव्यनिष्ठ कितने हैं हम। E है एक्सट्रावर्जन बहिमुखता, A है एग्रीएबलनेस सहयोगशीलता, और N है भी न्यूरोटिज्म। ठीक है, भावनात्मक अस्थिरता। फिर भी बात करते हैं, हम आ जाते हैं फिर प्रक्षेपित परीक्षण प्रोजेक्टिव टेस्ट पे। तो देखिए इसमें भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि TAT हो गया, CAT है, इसके अलावा PDT, DPT, CPT, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है रोशा इंक ब्लोट टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, इन्होंने जो परीक्षण किया वो एक इंक ब्लोट के द्वारा किया। ठीक है, शाही के धब्बे दिखाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि उस पर्सन को उसमें क्या दिख रहा है। ठीक है, तो उससे एक रिवेल अनकॉन्शियस थॉट्स और पर्सनैलिटी का यहाँ से पता चलता है किसी व्यक्ति का, कि वो कैसे कहाँ तक वो सोच सकता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो डाल भी रखे पहले ही, तो वहाँ पे जाके भी देख लीजिएगा। तो देखिए भाई इसमें तो क्या है कि सिर्फ ये हरमन रोशा ने बनाया ये वाला जो टेस्ट है भी, और कब बनाया था 1921 में इन्होंने इसको बनाया था, और इसको रोशा इंक ब्लोट टेस्ट इसको कहा जाता है। इसमें टोटल 10 कार्ड्स होते हैं भाई। 5 कार्ड्स जो होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट कलर के होते हैं,
जो 2 कार्ड्स जो रहते हैं भाई वो ब्लैक रहेंगे, वाइट रहेंगे और रेड रहेंगे, और जो 3 कार्ड्स रिमेनिंग है उसमें भी अलग अलग कलर के उन पे धब्बे बना दिए जाते हैं। तो बच्चे को वही इंक बोर्ड दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि आपको इसमें क्या दिख रहा है, और उसके बेसिस पे ही हम बच्चा एसेस करता है और हमें पता चलता है बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, आगे देखिए भी, आगे भी TAT थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट। ये वाला जो टेस्ट है भाई ये मॉर्गन व मुर्रे ने बनाया है। ठीक है, मॉर्गन व मुर्रे ने बनाया है 1935 में। ठीक है, इसमें टोटल 30 कार्ड्स होते हैं भाई, टोटल कार्ड्स की जो संख्या रहेंगी वो 30 रहेंगे। तो 10 कार्ड जो होते हैं भाई वो किसी भी जेंट्स से संबंधित रहते हैं, 10 जो रहेंगे वो भी किसी भी वुमेन से संबंधित रहेंगे, और 10 दोनों से ही रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई कि दिखाया जाता है कार्ड्स बच्चे को या फिर बड़ों को, और उनसे पूछा जाता है कि कैसे, मतलब जो चित्र आपको दिख रहा है उससे रिलेटेड आप कोई भी एक कहानी स्टोरी लिखिए। ठीक है, और जो इसका उपयोग किया जाएगा वो भी 14+ एज के लिए किया जाएगा। ठीक है, इसका जो यूज़ किया जाएगा वो भी 14+ एज के लिए किया जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे यही है कि इसमें व्यक्ति को स्पष्ट चित्र दिखाए जाते हैं और उनसे उन चित्रों पर कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे जो स्टोरी रिवील करेगी, क्या दिखाएगी कि पर व्यक्ति की नीड क्या है, मोटिव्स क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या है, कहाँ पे वो इंसान स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी CAT भी एक टेस्ट होता है, चिल्ड्रन अप्रिशिएशन टेस्ट, जो कि बेलोक ने दिया था 1948 में भी। इसमें भी 10 कार्ड होते हैं जिसमें कि एनिमल्स की पिक्चर बनाई जाती है और बच्चों को कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट भी होता है, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी होता है। तो इस टाइप के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट की बात की है। इसके अलावा एक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट भी होता है, साइको ड्रामा मेथड भी होता है, ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट भी है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट भी है। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात की है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट में भी यहाँ पे 1 लाइनर रिवीजन है आप सबके लिए कि जुंग ने जो क्लासिफिकेशन किया वो भी इन 3 टाइप में किया है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। फ्राइड ने किया है इड, ईगो, सुपर ईगो में। अल्पोर्ट ने किया कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेड्स में। बिग 5 ओशन हमने बात की। ठीक है, इसके अलावा बांडुरा ने कहा है भी ऑब्जर्वेशन लर्निंग करनी चाहिए, और इसी से इसके आधार पर इन लोगों को डिवाइड किया है। फिर भी रोजर्स ने सेल्फ कंसेप्ट पे बात की है और मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे बात की है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए पर्सनैलिटी क्या है भाई, द पर्सनैलिटी इज़ यूनिक यू, आपको सबसे अलग बनाते हैं भी पर्सनैलिटी। ठीक है, तो पर्सनैलिटी होती क्या है, पर्सनैलिटी इज द टोटल पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट मेक ए पर्सन यूनिक एंड हेल्प इन एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट। एक टोटल एक पैटर्न होता है भी हमारे सोचने के तरीके का, हमारे फीलिंग्स का, हमारे बिहेवियर का, जो कि हमको और लोगों से अलग बनाता है और हमारी हेल्प करता है कि हम एडजस्ट कर सके अपने एनवायरनमेंट में सभी के साथ। ठीक है, ये बात होगी इसके मीनिंग की। तो यही यहाँ पे यही मीनिंग है पर्सनैलिटी का, आप पढ़ सकते हो। फिर देखिए हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, क्वालिटीज़ की बात की, तो यूनिक होता है ना, डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है, हर इंसान अलग होता है, ऑर्गेनाइज रहता है, थॉट, फीलिंग्स और जो बिहेवियर है वो आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं, कंसिस्टेंट होता है, एक स्टेबिलिटी हमको देखने को मिलती है, और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इसको दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये भी मेजर अप्रोचों की हमने बात की थी यहाँ पे, तो कौन कौन सी थी ये हमने पढ़ी थी अभी। तो फर्स्ट यहाँ पे टाइप अप्रोच जो हमने की, जिसमें कि लोगों को 3 भागों में बांटा गया था, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, ये जुंग ने किया था वाला क्लासिफिकेशन। फिर ट्रेट अप्रोच जो थी भी, इसमें हमने ओशन के बारे में हमने पढ़ा था यहाँ पे कि इन 5 फैक्टर्स जो रहते हैं, बिग 5 फैक्टर थ्योरी है ये ओशन, तो इसमें इसके बारे में भी हमने बात की। फिर साइकोडायनेमिक अप्रोच, ये फोकस करती है किस पे, इड, ईगो और सुपर ईगो पे, जो कि दिया सिगमंड फ्राइड ने। फिर बिहेवियरल अप्रोच, पर्सनैलिटी इज लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, जो की बात की बी ऑफ स्किनर ने और अल्बर्ट बांडुरा ने। फिर अभी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच देखिए फोकस करती है सेल्फ कंसेप्ट पे, ग्रोथ पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि रोजर और मास्लो ने दिए हैं। ठीक है, फिर देखिए फ्रॉइड का स्ट्रक्चर देखिए आप, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, तो इन्होंने तीन टाइप बताए थे भी। तो इसमें फर्स्ट था हमारा इड था भी। इड मतलब क्या है कि
मिनट रुकिए, पेन ले लेती हूँ। तो इड मतलब क्या है भी कि इंस्टिंक्ट कंपोनेंट वर्क ऑन प्लेजर प्रिंसिपल्स पे काम करता है, जो चाहिए तो अभी चाहिए, बिल्कुल सुखवादी सिद्धांत हम उसको कह सकते हैं। फिर है ईगो, ईगो भी रियलिटी कॉन्सेप्ट पे बात करता है कि रियलिटी क्या है, ठीक है। फिर अभी सुपर ईगो, ये बात करता है मोरल कंपोनेंट पे कि क्या सही गलत है, वो निर्णय ये लेता है। जो ईगो रहता है वो भी इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है, बीच में काम करता है। ईगो, सुपर ईगो और ईड को बैलेंस करने का काम किसका है, ईगो का है, ठीक है। फिर देखिए भी फिर आगे बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट जिसकी हमने बात की थी अभी। तो देखिए इसमें जो ओ रहेगा, हमने पहले भी बात की है, ओ मतलब क्या है भी ओपननेस है। ऐसे लोग जो रहते हैं वो क्रिएटिव रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं और ओपन रहते हैं किसी भी न्यू आइडिया के लिए, जानने के लिए। फिर सी था यहाँ पे कॉन्साइंसनेस, मतलब ऑर्गेनाइज रहेंगे ऐसे पर्सन, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और बिल्कुल डिसिप्लिन में रहेंगे। फिर था यहाँ पे एक्स्ट्रावर्जन, आउटगोइंग, एनर्जेटिक और सोशल रहेंगे ऐसे पर्सन। फिर एग्रीएबलनेस, काइंड, कोऑपरेटिव एंड ट्रस्टेड रहेंगे ऐसे पर्सन भी। फिर न्यूरोटिज्म, इमोशनल सेंसिटिव, में एक्सपीरियंस स्ट्रेस इजीली, ये वाले इंसान जो रहेंगे ज़्यादा सोचने समझने वाले रहेंगे भाई, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं असेसमेंट की भी। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हमने बात की, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी की भी हमने बात की। तो ये क्या असेस करती है, ये असेस करेगी भी पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, ठीक है। फिर 16 पर्सनैलिटी फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा जो कि रेमंड कैटल ने बनाया है, और 16 बेसिक प्रिंसिपल्स पे ये काम करता है, इसको एसेस करता है, जैसे रीजनिंग, स्टेबिलिटी, वार्मथ, और इसके अलावा जो बच गए हैं बाकी 13 उनको ये मेज़र करता है। फिर न्यू पर्सनैलिटी इन्वेंटर जिसमें हमने ओशन वाले मॉडल की बात की, ये 5 डायमेंशनल मापता है हमारे, जो कि हमने ओशन करके अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। फिर देखिए है यहाँ पे प्रोजेक्टिव टेक्निक, जैसे हम बात की थी मैंने रोशा इंक ब्लो टेस्ट की। तो देखिए इस टाइप के धब्बे के अलग अलग कार्ड दिखाए जाते हैं और फिर उनसे पूछा था कि आपको इसमें क्या दिख रहा है, इसके बारे में आप लिखिए, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चलता है अनकॉन्शियस फीलिंग्स की, मोटिव्स की और पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर की कि पर्सन कहाँ लाई कर रहा है। फिर थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट TAT, तो इसमें ऐसे अलग अलग पिक्चर दिखाई जाती है भी इंसान को और कहा जाता है कि इसके बारे में स्टोरी लिखिए। तो यहाँ से भी हमको इंसान के इमोशंस पता चल जाते हैं। तो देखिए बी पर्सनैलिटी इज़ नॉट इनबॉर्न कम्प्लीटली, इट डेवलप एंड ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। जन्म से लेके हम पर्सनैलिटी को पैदा नहीं होते हैं, पूरी लाइफ हम बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, डेवलपमेंट चलती रहती है और हम पर्सनैलिटी को ग्रो करते रहते हैं। गोल क्या है, अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंड रिलेशनशिप एंड पर्सनल ग्रोथ होती है पर्सनैलिटी, कि हम एडजस्टमेंट करना सीख सकें। एक पर्सनल ग्रोथ होती है हमारी क्या, पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व। इसके अलावा देखिए एक लास्ट में थॉट देखिए, योर पर्सनैलिटी इज़ योर आइडेंटिटी, योर आइडेंटिटी इज़ योर पावर। आप पर्सनैलिटी क्या है, आपकी आइडेंटिटी, आपकी एक पहचान है कि आप कहाँ लाई करते हो, क्या आइडेंटिटी है आपकी, क्या पहचान है, और आपकी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी पावर होती है, ठीक है। तो देखिए आज हमने टॉपिक किया भी पर्सनैलिटी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मेरे को इसके साथ साथ कराने थे MCQs, क्योंकि टॉपिक प्लस MCQs वाली सीरीज़ की वाली वीडियो है, लेकिन टॉपिक बड़ा था इसलिए मैंने कंटेंट आज करा रही हूँ। MCQs मैं कल कराऊंगी, ठीक है। MCQs जो रहेंगे वो टोटली ही रहेंगे हमारे पर्सनैलिटी टॉपिक के, जिसमें कि इंक्लूड रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेंगे, तो सारे इंक्लूड करके हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें टोटल हम मे बी 50 क्वेश्चंस जितने भी हो पाएंगे उतने मैं कवर अप करा दूंगी आप सभी को। तो आई होप कि आपकी कंटेंट पसंद आएगा, आपको आपकी हेल्प भी होगी, यहाँ से आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा कुछ ना कुछ। तो भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए यहाँ से, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।